औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम मणिपाल, लेक्चर नंबर 4 के साथ बुक 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक 1 और लेक्चर नंबर 4 के साथ आखिर है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सर्टेन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हो चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम सम भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और फिर हमने जो है 2.14 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि मैक्सिमम सम और मिनिमम सम क्या होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी हम डिफाइन कर चुके हुए हैं। एंगल के कम या ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है रिजल्ट पे, वो भी हम डिस्कस कर चुके हुए। तो अब हम चंद डेफिनेशंस हैं वो करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं लेक्चर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केल। एक वेक्टर को एक स्केल के साथ आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको शुरू करते हैं। तो आप इसको जरा ध्यान से देखें। देखिए ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए, ठीक है। तो आप इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर दो तरह के हो सकते हैं, जस्ट एक नंबर हो सकता है जिसमें कोई यूनिट ना हो। मसलन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2a नंबर 1 बात करते हैं। तो जब ये 2a हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2a। अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो ये सेम डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी विद जो है सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो डायरेक्शन ये मुझे हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा -2। तो एक तो ये है कि किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज, यानी इफ a इज अ वेक्टर एंड n इज अ नंबर, then na, यानी आप उसको अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं, then na is a vector with n times magnitude इसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द सेम डायरेक्शन, if n is positive and in opposite direction if n is negative। तो n नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, n पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, n टाइम्स, ठीक है। दूसरा, इफ we multiply a vector with a scalar quantity having some unit, अगर हम
किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो स्केलर होगा वो एक डायमेंशनल क्वांटिटी हो, यानी उसका कोई यूनिट हो, उसका कोई यूनिट हो। चैप्टर 1 के अंदर हम डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशनल क्वांटिटी हो जिसका कोई यूनिट हो, तो फिर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर क्या होगा, फिर एक नया वेक्टर बनेगा। देन we achieve or we get a new vector, ठीक है जी, whose direction is that of previous vector and magnitude तो दोनों का प्रोडक्ट है, magnitude is equal to the product, equal to the product and is equal to the, and magnitude is equal to the product of the two magnitudes. अच्छा, डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन will be same to that of previous vector. यानी उनकी जो डायरेक्शन होगी वो प्रीवियस वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये बात हम मिसाल से समझते हैं, ठीक है, कैसे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये समझना चाहिए आपको अच्छी तरह से, ताकि आगे कहीं भी एक बात आती है तो आपको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका v, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, वो है मैस m। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं mv, तो ये एक न्यू क्वांटिटी होगी, न्यू वेक्टर, और इसका नाम आपको पता क्या है, मोमेंटम, दैट इज p इज इक्वल टू mv। तो एक जब आप एक ऐसे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो z आता है वो एक नया वेक्टर आ जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर। यदि ये 3 है, ये 2 है, 2 3 6 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी नए वेक्टर की, जो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन है। तीन चीजें मैंने बताई। नंबर 1, जब आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो z एक वेक्टर होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तीसरी चीज, उस नए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन, सही। तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो नया वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी v की डायरेक्शन। देखिए आपको पता है कि ये सर्कुलर मोशन आपने मैटर में शायद पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ पर बस इसको देखिए, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हम करते हैं, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका pv
इसी डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही मोमेंटम की डायरेक्शन। तो ये है जब आप एक स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये चीज आ जाए। और बहुत सारी, जैसे एक और मिसाल है F इज इक्वल टू एम ए, तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात ये हो गई। आइए आगे चलते हैं, डिफाइन करते हैं एक और क्वांटिटी, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर जो है ये स्पेसिफिक एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जो कि हम डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन, ओके, टू टेल, टू गिव, कोई भी लफ्ज यूज कर सकते हैं, गिव द डायरेक्शन of a vector, its magnitude is 1, magnitude is 1, यानी यूनिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, वो होता है ए कैप या ए हैट या बी हैट ETC, यानी इसके ऊपर आप वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर को शो करेगा। देखिए, नाउ वी कैन राइट अ वेक्टर एज, हम कैसे एक वेक्टर लिख सकते हैं, हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं, ये वेक्टर आपके पास ए, तो इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सिंबल है तो हम पहले इस पर कर चुके हैं, साथ इसके मल्टीप्लाई करके आप लिख दें ए कैप डॉट बनाने चाहिए। क्यों बना कि इसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे आप लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 5 हो और इनटू 1, तो 5 was the 5, नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन इससे हमें उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी यूनिट वेक्टर की। इससे ये साथ अगर लगा हुआ यूनिट वेक्टर लगा हुआ तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो 5 मैग्नीट्यूड है ये किस तरफ है, वेक्टर का 5 मैग्नीट्यूड है किस तरफ, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बड़ा क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। आगे भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे, ठीक है। तो इस फार्मूला, इससे हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर आप जो है किसी वेक्टर का कैसे निकाल सकते हैं, वो आप उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये बहुत अहम फार्मूला है, इसको आपको याद करना है, ये इस पर वैल्यू भी होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो यूनिट वेक्टर इस तरह से निकल जाएगा। आइए 3-4 जो है बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं, ठीक है जी। थ्री इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स, 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से? आई यूनिट वेक्टर along x axis, आई कैप या आई हैट, ये यूनिट वेक्टर होगा, स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है, ये फिक्स है, आई ही यूज करेंगे। जहां आई कैप लगा होगा इसका मतलब है ये वेक्टर जो है ये along x axis। जे यूनिट वेक्टर
along y axis, ठीक हो गया। और k क्या है? यूनिट वेक्टर along z axis, ठीक हो गया। आई जे के ये 3 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन आई अगर साथ लगा देंगे तो इसका मतलब होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे का मतलब होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के का मतलब होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। आई जे के एक्स वाई जी के अलॉन्ग ही परपेंडिकुलर। अब आप देखिए मसलन अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए जो है वो बराबर है 5i के, इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी डायरेक्शन क्या है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक बी वेक्टर है उसको आप लिखते हैं 3j, तो इसका मतलब होगा ये वेक्टर जो है 3 इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है? अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई ये 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करने से कि हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। अच्छा, ये बात भी आपको समझ आ रही होगी, लेकिन मैं लिख देता हूं वो क्या बात है? वो ये है कि आई जे के तीनों आप एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि ये एक्स वाई जी जो है ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो ये जो है तीनों वेक्टर्स क्या होंगे आपस में? क्या होंगे? परपेंडिकुलर। आई जे के, ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसका मतलब है आई कैप जे कैप and k cap are mutually perpendicular। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक हो गया। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हर दो के दरमियान एंगल 90 डिग्री, आई और जे एंगल 90 डिग्री, जे और के एंगल 90 डिग्री, के और आई एंगल 90 डिग्री। क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक और यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। अक्सर जो होता है ये एक सरफेस है आपके सामने, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये ठीक है, ऐसे सरफेस, इसके ऊपर ये भी एक एम कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है जो कि हम अक्सर डिफाइन करते हैं। किस लिए डिफाइन करते हैं? किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करने के लिए। अगर कोई वेक्टर किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम एन कैप यूज करते हैं। देखिए एन कैप यूनिट वेक्टर along the normal to the surface, along the normal to the surface। किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, मैथ की लैंग्वेज में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो किसी सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम एन कैप यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक और यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, ठीक है, ये क्या होता है? ये भी यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर टू इंडिकेट, या आगे जाके समझ आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आ पोजीशन। एक पोजीशन वेक्टर होता है आर, अक्सर हम पोजीशन वेक्टर को आर से बाहर करते हैं।
जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू रीजन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू रीजन उसकी पोजीशन को बता रहा होता है, तो उसका यूनिट वेक्टर होता है वो आर कैप होता है। अगला आगे हमारा टॉपिक आ रहा है पोजीशन वेक्टर, तो इस पे मैं बात करूंगा उस टॉपिक पे जाके। क्लियर हो गया जी? तो ये है यूनिट वेक्टर का टॉपिक। आइए हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन एक और हम 2-3 डेफिनेशन कर लेते हैं 5 मिनट में, तो उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर स्टूडेंट, नल वेक्टर जो है ये उस वक्त हासिल होता है जब आपके पास एक वेक्टर है फाइव आई, तो आप a माइनस ए करें तो फिर क्या आएगा 5i माइनस 5i, तो ये क्या आएगा 0i। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का जो सम है वो 0 आ सकता है, तो उसको हम 0 नहीं लिखेंगे, हम उसको वेक्टर में लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर्स का जो सम है रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स का जो सम है वो भी एक वेक्टर होता है। तो अगर 2 वेक्टर्स का सम है वो 0 आ जाता है तो हम उसको 0 नहीं कहेंगे बल्कि नल वेक्टर कहेंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे O कैप 0i। इसका मतलब है 0 मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का यानी a माइनस a का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये 0 है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया? इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए और उसका आंसर हो 0 j, तो आप इसको लिखेंगे नल वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो नल वेक्टर क्या होता है? इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वो जिधर उसका सम आएगा 0 उधर ही साधारण वेक्टर बनेंगे। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो 0 आता है तो साथ आई लगा देंगे 0i, अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 मैग्नीट्यूड आता है तो साथ j लगा देंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे आई जे के की तरह कोई फिक्स था, तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज करते हैं आर्बिट्रेरी। तो यानी नल वेक्टर जो है इज अ वेक्टर whose magnitude is 0 सिफर with not fixed direction। फिक्स डायरेक्शन नहीं होती इसकी, मतलब वो पहले लफ्ज़ यूज किया गया वो है आर्बिट्रेरी, नॉट फिक्स्ड एनीवन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसके मुताबिक उसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर है? तो ये हो गया नल वेक्टर। आगे हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल वेक्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये तो पैरेलल वेक्टर ए और बी। ठीक है, ये ए है ये बी है, ए और बी, ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये भी पैरेलल है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड कम है एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अच्छा, ये भी देखें आप। ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ये 1 केस हो गया, ये 2 केस हो गया, ये 3 केस हो गया। ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, यानी जिनकी डायरेक्शन सेम हो पैरेलल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 1 है ना इसमें ये पैरेलल तो है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ये भी इक्वल रहेंगे। और अगर मैं एक और चौथा केस यहां पे ले लूं, ये ए और बी, इनका भी मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, लेकिन वो बराबर से शुरू नहीं होता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी बराबर ही है, सही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बराबर ही है। ठीक है, पैरेलल 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 पैरेलल। ठीक है, पैरेलल तो सारे हैं, लेकिन इनमें से इक्वल सारे नहीं है।
इक्वल कौन से हैं? 1 केस और 4 केस, ये इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या चीज चाहिए होगी? वो डेफिनेशन कर देते हैं, ठीक है जी। इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होगा? नंबर 1 पैरेलल होना चाहिए, नंबर 2 सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, regardless of their starting point या origin। यानी ये दोनों जो है, ये दोनों केस इक्वल होंगे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो मर्जी हो, बस दो चीजें देखनी है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो ये हम इसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हो गया? आखिरी डेफिनेशन आज करते हैं और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ काम आपको और भी दिया हुआ है, तो वो आपने जो है वो पहले वाला काम तैयार कर लेना है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो देखिए ये बॉडी है, मैस, इस पे आप ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को इधर मूव करवा रही है, इस डायरेक्शन में, इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है। बॉडी इधर मूव करके रस्सी से आप कोई चीज खींचते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल मूव करती है, जबकि आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। इसका मतलब है इस फोर्स का कुछ हिस्सा इधर लग रहा है ना, तो इधर इसका लगने वाला जो हिस्सा होगा उसको आमतौर पे एफएक्स कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो इसका इस डायरेक्शन में जो पार्ट है वो इसका कंपोनेंट कहलाएगा। तो कंपोनेंट क्या होता है? कौन से कंपोनेंट? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक direction is called component। और वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर ही होगा, ज़ाहिर है वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर ही होगा। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ ये तय कह के फिर इंशाल्लाह कल हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो देख लीजिए आप। ये देखिए आप कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉन रेक्टेंगुलर, कंपोनेंट, और एक होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके लिए आपको मैंने कुछ चीज़ें दी थी, वो आपने उम्मीद है याद कर ली होगी, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा किसके होता है? साइन कॉस टेन, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको विषय में बता दिया था। तो अब ये टेबल आप बना लें, ये टेबल आपने याद करना है। एक मिनट मुझे और दे दें आप, तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपने जो है वैल्यू याद करना है, ठीक हो गया? तो ये है एंगल, ठीक है। यहाँ पे आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो इसमें कुछ वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ, कुछ आप बात लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ठीक है, और ये
तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक और कर देते हैं 180 डिग्री कर देते हैं। और ये आपने याद करके आनी चाहिए, ये आपको नहीं आएंगे तो फिर मसला में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कैलकुलेटर की बजाय, ताकि आप इसके लिए इम्प्रूव हो। साइन 0 पे क्या होता है, कॉस 0 पे क्या होता है, ये टेबल जो है साइन 0 0, कॉस 0 1, और टेन जो है वो 0.1 0। साइन 30 ये होता है जनाब 1/2, या इसको आप 0.5 भी कह देते हैं। और cos 30 ये होता है √3/2, जो कि इसकी वैल्यू होती है, चले वो 0.866 होता है। और टेन जो ये होगा 1/√3 √3। 45 पे दोनों की एक जैसी वैल्यू होती है, 1/√2 जो कि बनता है 0.707, ये भी 1/√2 0.707, और ये मान हो जाएगा। साइन 60 ये होता है, साइन 60 जो है वो √3/2 जो कि होता है 0.866, और cos 60 होता है 1/2 0.5, और ये होता है √3 10। 90 साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, और ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड रहेगा। साइन 180 0 होता है, cos 180 -1 होता है, और ये 0। ठीक हो गया जी, ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 5 के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ आप एस्पायर कॉलेज चिश्तिया के ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।